हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्री क्योर में हम आपके हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। तो पहले हम बात करेंगे आपके मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। फिर हम बात करेंगे आपके कोंगाली बिहू जो फेस्टिवल है असम का। फिर हम बात करेंगे कि जो पेरू में जो आपकी नास्का लाइन्स है वहां पर एक कैट का डिजाइन डिस्कवर हुआ है जो कि 2000 साल पुराना है। फिर हम बात करेंगे जो रिसेंटली एक साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस टाइम डेयरी प्रोडक्शन हुआ करती थी। फिर लास्ट में हम बात करेंगे आपके जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन हुई थी तो उसको 77 ईयर्स हो चुके हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे आपके लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स कौन कौन सी होती हैं आपकी। तो बेसिकली दीज आर कलरफुल हैंडमेड पेंटिंग जो कि बहुत स्मॉल साइज में होती हैं, और जो उसका इंट्रिकेट ब्रश वर्क होता है, जो उसका डिटेल्ड ब्रश वर्क होता है, वो उस पेंटिंग को एक यूनिक आइडेंटिटी देने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी। तो जो कलर्स इसमें यूज किए जाते हैं वो आपके नेचुरल सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे आपका वेजिटेबल्स हो गया, इंडिगो हो गया, स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये सब सोर्सेस यूज किए जाते हैं। तो जनरली जितने भी आर्टिस्ट होते हैं जो मिनिएचर पेंटिंग पर काम करते हैं उनकी सबकी अपनी ही रिस्पेक्टिव थीम्स होती हैं, बट मोस्टली इंडियाज में जो थीम्स की जाती हैं वो है आपकी या तो राग्स के ऊपर होता है जो कि हम पैटर्न ऑफ म्यूजिकल नोट्स है, या फिर वो रिलीजियस या माइथोलॉजिकल नेचर की होती हैं। ठीक है जी। कि वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज को दर्शाने की कोशिश करते हैं बाय द मीन्स ऑफ देयर पेंटिंग्स। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के थ्रू काफी ज्यादा पेंटिंग्स, सेवरल हंड्रेड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स जो कि आपकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, उन सभी पेंटिंग्स को कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से ऑनलाइन देख सकता है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कोलैबोरेशन है बिटवीन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली और आप गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच में, जो कि ये 2011 से इन दोनों की पार्टनरशिप चली हुई है। तो बेसिकली जो ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है तो उसी के अनुरूप ये प्रोजेक्ट रखा गया है, ताकि टेक्नोलॉजी का एक सस्टेनेबल यूज किया जाए इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज हेरिटेज। ठीक है जी। तो इसमें काफी टेक्नोलॉजीज यूज की जाएंगी, जैसे कि आपकी मशीन लर्निंग होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी, डिजिटाइजेशन विद हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमरास हो गया। तो ये सब चीजें हेल्प करेंगी ताकि इस आर्ट को हम एक मैजिकल तरीके से, नए तरीके से देख सकें। तो जो आपकी गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप है उसमें जो व्यूअर्स हैं दे कैन एक्सपीरियंस द फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी पावर्ड आर्ट गैलरी, जो कि डिजाइन की गई है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर। और इसमें वो लाइफ साइज वर्चुअल स्पेस में एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी मिनिएचर पेंटिंग्स उनको एक्सप्लोर करनी है। ठीक है जी। तो बिल्कुल कस्टमाइज्ड होगा ये। तो जनरली जो इस तरीके के आर्ट वर्क्स होते हैं जो उसमें थीम्स दिखाई जाती हैं मोस्टली, तो वो दिखाया जाता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर, लव, सेलिब्रेशन, फेथ एंड पावर। अगर और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो एक और इसकी काफी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो कि आपकी मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वो जितने भी व्यूअर्स होंगे या यूजर्स होंगे वो मिनिएचर मार्वल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है जी। फिर इसमें एक मैग्नीफाइंग मिनिएचर्स का एक ऑप्शन है जो कि एनेबल करेगा यूजर्स को कि वो एक्सप्लोर कर सकें मल्टीपल आर्ट वर्क्स। प्रोजेक्ट के चलते जो हमारे नेशनल म्यूजियम है दिल्ली का, तो उसके काफी जो फेमस मिनिएचर कलेक्शंस हैं उनको भी यूजर्स देख सकते हैं, जैसे आपका रामायणा हो गया, रॉयल सागा हो गया, पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग्स होंगी। तो ये सब चीजें अब हर एक व्यूअर और यूजर के लिए वो अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन। तो अगर हम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आता है। अराउंड 2 लाख एंटीक्स एंड आर्ट ऑब्जेक्ट्स का पोजेशन है इसके पास, बोथ फॉरेन एंड इंडियन ओरिजिन। पेंडेमिक टाइम चला है तो इसमें नेशनल म्यूजियम हैज बीन एंगेजिंग इट्स विजिटर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है। और अगर हम गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली ये एक ऐप है जो कि अराउंड 2000 म्यूजियम्स की कलेक्शन को सिर्फ एक सिंगल ऐप में अकोमोडेट कर देता है। ठीक है जी। तो और जो आपके स्कूल्स हैं इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप इन सभी स्कूल्स के बारे में पढ़िए। इनकी जो छोटी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको अलग से डिफाइन करती हैं, जो इनकी अलग से एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसको अपने आपके खाते में जोड़ लीजिए। कभी ना कभी ये आपको एक फल स्वरूप रिटर्न तो देगा ही। ठीक है जी। तो ये हमारा एक टॉपिक था आज का। आज के दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे जो कोंगाली बिहू एक फेस्टिवल है असम का। तो बेसिकली 3 तरीके के बिहू फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं असम में। पहला आपका होता है भोगाली और मग बिहू, जो कि
जनवरी 13 और 14 के अराउंड ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि सिंबलाइज करता है एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है जी। फिर आता है आपका रोंगाली और बोहाग बिहू, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है अराउंड 14 और 15 अप्रैल, जो कि एसमीज न्यू ईयर की तरह उसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है आपका कुंगाली और कटी बिहू, जो कि अक्टूबर में ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ कार्तिक, और बेसिकली आपका सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट सीजन इसमें। बेसिकली जो आप कती बिहू होता है, जैसे हम कुंगाली बिहू होता है, तो इसमें कुंगाली का मतलब होता है आपका पुअर। जितनी भी उनकी ग्रेनरीज थी वो बेसिकली अब एम्प्टी हो गई हैं, बिकॉज इतना अब उनके पास कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, और अगला हार्वेस्ट सीजन शुरू होएगा तभी उनके पास कुछ अब अनाज इकट्ठा होएगा। ठीक है जी। तो इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कोई इतना खुशी भरा फेस्टिवल नहीं है, बट जस्ट एक कल्चर है जो कि वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लैम्प्स लाइट करके इसको सेलिब्रेट करते हैं, घर के कोने कोने में वो दिए जलाते हैं, और बेसिकली एक जो मेन लैंप होता है वो एक तुलसी, जो उनका सेक्रेट प्लांट है, उसके पास में एक दिया वो अलग से जलाते हैं, जो कि उनका मेन दिया जिसे वो कहते हैं। बेसिकली इसमें तुलसी को काफी ज्यादा माना जाता है, और जो जितने भी घर के सदस्य होते हैं वो गॉडेस तुलसी की पूजा करते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि जो उनका हार्वेस्ट सीजन अभी जो शुरू होने वाला है वो काफी अच्छा रिजल्ट दे, उनको अच्छे यील्ड प्रोवाइड हो, ताकि उनकी जो ग्रेनरीज हैं वो दोबारा से भर जाएं। ठीक है जी। इसी के साथ जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी पैडी फील्ड्स में बेसिकली एक स्पेशल टाइप का लैम्प जलाते हैं, जिसे वो आकाश बंती भी कहते हैं, मतलब स्काई कैंडल। तो बेसिकली ये जो मस्टर्ड ऑयल लैम्प्स होते हैं ये काफी टॉल बैम्बू पोल्स होते हैं, उसकी टिप पे रखे जाते हैं, और ये बिलीव किया जाता है दैट दे आर गाइडिंग देयर एंसेस्टर्स टू हेवन। तो एक ये प्रैक्टिकल पर्पस सर्व करता है कि वो जितनी भी इंसेक्ट्स होती हैं वो फ्लेम की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो उस तरफ बढ़ने लग पड़ती हैं, जिससे कि वो उनकी क्रॉप्स हेल्दी रहे। ठीक है जी। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बिहू में यूज होते हैं, वो आपका ढोल, ताल, टोका, पेपा, सुतली, गोगोना एंड फ्लूट जो आपकी यूज होती है। ये आपको प्री में एक स्टेटमेंट की तरीके से पूछा जा सकता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके बिहू फेस्टिवल में यूज किए जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत था हमारा बिहू से रिलेटेड। ठीक है जी। तो अगला टॉपिक देखते हैं। आज का जो थर्ड टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी जो पेरू में जो आपकी नाजका लाइन्स है, वहां पे रिसेंटली ही एक 2000 साल पुराना कैट का डिजाइन डिस्कवर किया है पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने। ठीक है जी। तो नाजका लाइन्स बेसिकली आपकी एक ग्रुप ऑफ जियोग्लिफ्स है। तो जियोग्लिफ्स का आपका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा डिजाइन या पैटर्न जो कि ग्राउंड पे बनाया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ नेचुरल एलिमेंट, जैसे कि हम स्टोन कह सकते हैं। तो ये जो नाजका लाइन्स है दे आर बिलीव टू बी द ग्रेटेस्ट नोन आर्कियोलॉजिकल एनिग्मा। ठीक है जी। क्योंकि इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनका साइज क्या, इतना बड़ा डिजाइन बनाने का पर्पस क्या है, क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस है। तो इस चीजों को समझने में भी काफी टाइम लगेगा आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है जी। तो ये जो डिजाइन होते हैं, जो इमेजेस होती हैं, ये इतनी बड़ी होती हैं कि आप ग्राउंड पे खड़े होके इन्हें नहीं ऑब्जर्व कर सकते। somebody has to fly over them to capture a shot। ठीक है जी। इस तरीके का ये जो डिजाइन है ये पाया गया है वहां पे। तो बेसिकली माना जा रहा है कि 2000 साल पुराना ये ड्रॉ किया गया है, और इसी की तरह काफी और फिगर्स हैं जो कि पहले भी डिस्कवर कर रहे हैं वो, कि जैसे आपके मंकीज हो गए, हमिंग बर्ड्स होगी, स्पाइडर्स होगी, ये सिर्फ इन चीजों तक लिमिटेड है। ये आपकी ज्योमेट्रिक शेप्स भी वहां पाए गए हैं, आपके ट्रायंगल्स, ट्रेपेजॉइड, स्पाइरल, जो कि कुछ एसोसिएट भी किए जा रहे हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल फंक्शंस के साथ। तो क्या पता हम इन चीजों से थोड़ा डिसाइफर कर सकें कि 2000 साल पहले कैसी लाइफ होती थी अर्थ पर। तो ये जो लाइंस हैं ये पहले डिस्कवर की गई थी 1927 में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी गई थी यूनेस्को द्वारा इन 1994। तो बेसिकली हमने आपको जियोग्लिफ बता ही दिया कि वो क्या होता है। तो यही आपका थोड़ा बहुत टॉपिक था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। जरूरी नहीं कि वो आपसे यही पूछें कि वो कैट डिस्कवर हुई थी तो उसका क्या रेलेवेंस है या कुछ भी है। जनरली आपका क्वेश्चन इसमें नाजका लाइन से भी बन सकता है। ठीक है जी। तो आज के फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे जो रिसेंटली ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक रिसर्च हुई है, और वहां पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि उस दौरान भी डेयरी प्रोडक्शन हुआ करती थी। ठीक है जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम काफी बार चीजें कवर कर चुके हैं कि बेसिकली आपकी कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंटिटी है जो कि आपके नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लरिश करती थी। ठीक है जी। तो इसका जो नाम है वो तो हमें पता ही है कि इंडस रिवर से ही डिराइव किया गया है, बट इसके साथ साथ कुछ और भी कॉमनली टर्म्स हैं जिसे हम इसे रेफर करते हैं, जैसे कि आपकी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन होगी, जो कि सरस्वती रिवर के आधार पर नाम रखा गया है। और सरस्वती रिवर आपके वैदिक सोर्सेज में मेंशन की गई है कि वो इंडस के एडजेसेंटली ही
फ्लो करती थी। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कि काफी एक पुरानी सिटी थी हड़प्पा, उसी रीजन में। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न रीजन है, तो यही आपका एरिया था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। ये माना जाता है कि बिटवीन दिस पीरियड द सिविलाइजेशन बिगेन टू डिक्लाइन फॉर अननोन रीजन, जिनका अभी तक कोई भी हमें पता नहीं लगा है। साथ के साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ईयर 2020 है दैट मार्क्स फॉर द 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो रिसेंटली जो नई स्टडी हुई है उसने ये बताया कि उस दौरान डेयरी प्रोडक्ट्स यूज किए जाते थे और प्रोड्यूस भी किए जाते थे। बेसिकली जो ये डिस्कवरी हुई है, जो इसके रिजल्ट्स हैं, वो बेस्ड हैं आप मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस ऑफ रेजिड्यू इन शार्ड्स ऑफ पॉटरी, जो कि आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट में पाई गई थी कोटाडा भटली, जो कि एक रूरल सेटलमेंट है गुजरात में। और जो आपकी स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस की एक प्रोसेस है, उसकी हेल्प से रिसर्चर्स ये भी बता पाए हैं कि जो आपकी डेयरी बनाने में जो रूमिनेंट यूज्ड हुए हैं वो बेसिकली आपके काउज एंड बफेलोज हैं रेदर देन गोट्स एंड शीप। तो आई होप इसी तरीके से हमें और नया नया डेटा मिले जिससे हम और क्लियर होते जाएं कि व्हाट हैपेंड बैक ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो आपका या तो मोलेकुलर केमिकल एनालिसिस पे भी बन सकता है कि वो किस टाइप की प्रोसेस है, या आपकी स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस पे भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको हर एक एस्पेक्ट कवर करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अपनी जो आपकी तैयारी है डाइवर्सिफाइड रखनी है, मल्टी डायमेंशनल रखनी है। तो आज के लास्ट टॉपिक में हम आपकी बात करेंगे जो आपकी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है, उसकी फॉर्मेशन को 77 ईयर्स पूरे हो गए हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस सरकार की स्थापना की थी और ये आपकी सिंगापुर में स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है जी, तो बेसिकली इसमें जो आपकी इंपीरियल जापान था, उन्होंने मॉनेटरी, मिलिट्री और पॉलिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी इस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना में। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और वही इसके हेड ऑफ द स्टेट भी थे ऑफ दिस प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। इनकी अपनी करेंसी थी, अपनी कोर्ट थे, अपने सिविल कोड थे, अपनी पोस्टेज स्टैम्प्स थी। इसकी फॉर्मेशन के बाद ही आज़ाद हिंद फौज ने एंग्लो अमेरिकन अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया था आपके इंडो बर्मा फ्रंट पर। तो बेसिकली जो आपकी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी, ये एक पार्ट थी हमारी फ्रीडम मूवमेंट की, जो कि ओरिजिनेट हुई थी आउटसाइड इंडिया। जैसे कि हमने आपको बताया, सिंगापुर में उसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका मेन पर्पस यही था कि जो एक्सिस पावर्स हैं उनके साथ जुड़ा जाए ताकि इंडिया को आज़ादी दिला सकें ब्रिटिश रूल से। इसीलिए आज तक हम जो आज़ाद हिंद फौज है, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी INA, उसका जो काफ़ी क्रूशियल एक हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने प्ले किया था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, कि हम अभी तक सराहना करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो करेंसी नोट्स हैं जो इशू किए गए थे मणिपुर में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के, और ये स्टैम्प इशू की गई थी ऑन द 25th एनिवर्सरी ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा बेसिक सा टॉपिक था, तो आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के हमारे यही टॉपिक्स थे, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। तो हिस्ट्री में क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है, हमें खुद से ही थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कि अच्छा इस चीज़ से आपका क्वेश्चन बन सकता है नहीं, क्योंकि वो कल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है या वो एंशिएंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करते रहिए, कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है तैयारी का, हर एक चीज़ को कवर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।